हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और उस प्रोबेबिलिटी में क्लास 12 में जो 8 नंबर हमको हर वर्ष देता है, अगर आप पिछले 10 वर्ष का पेपर उठाकर आप देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 70 से 80% वह टॉपिक आया ही है। तो आइए चलते हैं, आज उस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम क्या होता है, आइए हम उसको सीखते हैं। और बेस थ्योरम सीखने के पहले हम सीखते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संपूर्ण प्रायिकता का नियम। तो संपूर्ण प्रायिकता के नियम को हम इस प्रकार से आपको समझाते हैं, जो कि क्लास 12 में 13.3 लेसन में आपको सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम पर बेस्ड मिलेंगे। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से सीखते हैं कि मान लीजिए कि दो बैग दिए गए हैं, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड, दो बैग दिए गए हैं। और पहले बैग में इस प्रकार से है, पहले बैग में 3 लाल गेंदें हैं प्लस 4 वाइट गेंदें हैं, और दूसरे बैग में 3 रेड गेंदें हैं और 2 वाइट गेंदें हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, या क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है ये नंबर। तो अब ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि बैग से यादृच्छया माने बिना भेदभाव के, रैंडमली या सिमिल्टेशनली हमको एक गेंद निकालना है। बैग मैं पीछे रख दिया दोनों को, किसी एक बैग में से हमको एक बाल निकालना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह रेड कलर की बाल है। हमको ये बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह रेड कलर की बाल होगी। तो मैंने मान लिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो P ऑफ A होगी। रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या मान लिया? P ऑफ A मान लिया। अब देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब बैग 1 की बात करते हैं। मैंने मान लिया कि बैग 1 में जो इवेंट घटना घटित होगी वो E1 है, और बैग 2 में जो घटना घटित होगी वो क्या होगी? E2 होगी। अब देखते हैं, अब बैगों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 भी आ सकती है। तो 2 बैग बिल्कुल रखे हैं, हाँ आँख पर पट्टी बंधी हुई है। तो इन दोनों बैग में से किसी एक बैग में से मैं गेंद निकाल रहा हूँ। अब ये लाल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी नहीं बता रहा हूँ। ये दोनों बैग में से किसी एक बैग में से गेंद आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 2 बैग हैं, दोनों में से किसी एक बैग से मैंने गेंद निकाला। तो पहले बैग में गेंद निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E1 वो क्या हो जाएगी? 1/2। क्यों? क्योंकि गेंद तो एक ही बैग से आ रही है, तो फेवरेबल इवेंट 1 हो गई, घटित घटना 1 हो गई। और टोटल बैग कितना है? 2 है। नीचे हम लिखेंगे टोटल इवेंट, तो टोटल इवेंट 2 हो गई। तो घटित घटना बटे कुल घटना, बैग संख्या 1, बैग 1 से जो है गेंद निकल रही है, और टोटल बैग कितना है? 2 है। अब देखिए यही काम यहाँ, अगर बैग 2 से अगर वो गेंद निकल रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैग 2 से निकल रही है तो क्या होगी? वहाँ भी 1/2 होगा, क्योंकि घटना 1 घटित हो रही है और टोटल घटना 2 है। टोटल घटना मतलब टोटल बैग 2 है। अब देखिए, अब चलते हैं एक बैग नंबर 1 के पास, फिर यहाँ देखते हैं। अब वह बैग अगर 1 से हम निकाल रहे हैं उस गेंद को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह लाल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह रेड कलर की है। तो हम देख रहे हैं कि यह घटना जो P ऑफ A हमको निकालना है, और E1 घटना घट चुकी है। E1 घटना घट चुकी है मतलब बैग 1 से आ चुकी है। हम बैग 1 से ही E1 घट चुकी है, E1 घटना यहाँ घट चुकी है, और A घटना निकालना है। A किसको माने हैं? रेड गेंद आने की प्रोबेबिलिटी। तो आइए देखते हैं E1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। E1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितना है? 3 है, फेवरेबल इवेंट 3 है, और टोटल इवेंट कितना है? 4 3 7, तो 3/7। पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/7। अब यही काम हम दूसरे बैग से करेंगे।
दूसरे बैग में घटना ए घटित हो चुकी है, क्योंकि रेड हमको घटना E2 घटित हो चुकी है और घटना ए हमको निकालना है, मतलब रेड बॉल की का इवेंट हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो P ऑफ A बाई E2 क्या हो जाएगा? यहाँ रेड बॉल की गणना करते हैं, 3 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितने हैं? 5 हैं, 3/5। अब देखिए, ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दोनों भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं, अलग अलग घटनाएं हैं। तो P ऑफ A मतलब लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ माना हूँ ना, लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A, लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी हम 2 रास्ते से जा सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो PE1 इंटू, स्वतंत्र घटनाओं के लिए इंटू लिखते हैं, P ऑफ A बाई E1 प्लस, अब ये रास्ता हो गया, अब इस रास्ते से आते हैं, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। इसे हम कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता का नियम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब कितने कितने तरीक़ों से घटना घटित हो सकती है लाल गेंद आने के। अब देखिए, बेस थ्योरम की अब हम बात करेंगे। बेस थ्योरम है क्या? बेस थ्योरम जो है वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। बेस थ्योरम क्या है? रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि जो घटना घटित हो चुकी है, जिसकी बात ख़त्म हो चुकी है, पुनः दोबारा उसको देखा जाए। जैसे हम यह जान चुके हैं कि 2 बैग है और दोनों बैगों में से किसी एक बैग में से गेंद हमको निकालना है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लाल गेंद आए। यह बात हम जान चुके हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी लाल है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। लेकिन अब हमको कह रहा है फिर पीछे जाइए। बेस थ्योरम मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी, फिर पीछे जाइए कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वह गेंद बैग नंबर 2 से निकाला गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि कहाँ से निकाला गया है, वो बैग नंबर 2 से निकाला गया है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है बैग नंबर 1 से निकाला गया है। तो आइए चलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि वह गेंद जो लाल कलर की आई है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ निकाल लिया है, वह बैग नंबर 2 से ही निकाली गई है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब बैग नंबर 2 यहाँ है और इसकी लाल गेंद निकाली है, तो इसकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P यहाँ लिखेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी है कि वह गेंद दूसरे बैग से ही निकाली गई है, दूसरे बैग से ही निकाली गई है। निकाली गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ लिखेंगे बाई बेस थ्योरम, बाई बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से, बेस थ्योरम क्या कह रहा है? बेस थ्योरम करता है कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बैग नंबर 2 है, बैग नंबर 2 में रिवर्स प्रोबेबिलिटी जो A बाई E2 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? P ऑफ E बाई E2 बाई A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 बाई E हो जाएगा। और यहाँ होगा, इसको लिखेंगे PE2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, यही चीज़ लिखेंगे। यहाँ जो है, यहाँ जो है, तो यहाँ क्या है? PE2 है इंटू P ऑफ A बाई E2 है अपान P ऑफ A। ये है बेस थ्योरम। अब यहाँ P ऑफ A के प्लेस पर आप इसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे, या इसको लिख सकते हैं P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 बाई, इसको लिखें A की वैल्यू, P ऑफ A की वैल्यू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2
इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू। बच्चों इसे हम कहते हैं बेस थ्योरम। ये बेस थ्योरम का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? बेस थ्योरम का फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम एक माना जाना फार्मूला है, और जो बच्चा इंटरमीडिएट का छात्र बेस थ्योरम को समझ गया, 8 नंबर उसके पक्के हो गए। 8 नंबर उनको मिलना ही मिलना है। तो अब चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो हम माने हैं इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं। चलिए मान रखते हैं इसमें। तो यहाँ पर पी ई टू इंटू पी ऑफ ए अपान ई टू, इसका वैल्यू क्या है? 1/2 है, और इसकी वैल्यू 3/5। 1/2 इंटू 3/5 बाई इसकी वैल्यू क्या है? पी ऑफ ई वन। पी ऑफ ई वन 1/2 है, इंटू ए अपान ई वन। ए अपान ई वन की वैल्यू है 3/7 प्लस, अब यही काम नीचे 1/2 इंटू 3/5। इसकी जितनी वैल्यूज हैं वहाँ देखकर मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए 3 1 जा 3, 3 1 9 3, 5 दूनी 10। ऊपर का फ्रैक्शन हो गया, नीचे का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3 1 9 3 और 7 दूनी 14 प्लस 5 दूनी 10 और 3 1 9 3। ये देखिए इस प्रकार से हो गया। अब 14 और 10 का एलसीएम ले लिया जाए। 14 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 7 आएगा, 5 आएगा, और इस प्रकार से 7 × 5 = 35 दूना 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/10 अपान, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया 70, 14 × 5 = 70, 5 × 3 = 15 और प्लस 10 × 7 = 70, 7 × 3 = 21। तो ऊपर का फ्रैक्शन आ गया 3/10 और नीचे का जो फ्रैक्शन हो गया वो 5 1 6 और 2 1 3 अपान 70। अब फ्रैक्शन को सही कर लेते हैं। 70/36। अब देखिए यहाँ पर 10 है तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, और 3 10 जा 30। हाँ ये 36 है तो यहाँ हो जाएगा 18, और यहाँ पर आ जाएगा आंसर 7/18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आप बेस थ्योरम पर लगा सकते हैं, और आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में 13.3 जितने सवाल हैं सब बेस थ्योरम पर डिपेंड है। तो आपको बिल्कुल आसान तरीका, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता दिया कि बेस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन कैसे आप लगा सकते हैं। और बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, 8 नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा। थैंक यू।